हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएससी पर आप सबका स्वागत है। अभी भारत ने कुछ दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यूएई से और भारत का क्या ट्रेड रिलेशन रहा है, और साथ साथ ये भी जानेंगे थोड़ा बहुत कि यूएई की हिस्ट्री के बारे में। यह जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से ये उसका पहला ट्रेड पैक्ट है मेजर। ये पहला एफटीए है, साइन हुआ है जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से आई है। ये इसका मेनली फोकस है ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने, साथ इंजीनियरिंग गुड्स को और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए एफटीए साइन किया गया है। इन तीन एरियाओं पे सबसे ज़्यादा फोकस है। और इसमें अब हम लोग जो है ये देखिए वर्चुअल मीटिंग में ये वहाँ के प्रिंस हैं एम्बिजेड साहब, मोहम्मद बिन जायद और ये मोदी जी, इन दोनों ने वर्चुअल मीटिंग पे सेपा साइन हुआ है। इसका नाम रखा गया है सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हमारे हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और ये हैं यूएई के कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर। इन दोनों ने साइन किया है, ये उसकी हाईलाइट है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में। इंडिया और यूएई के रिलेशन में जो इसके हिस्ट्री में है उसको देखेंगे और साथ साथ ट्रेड रिलेशन के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे यूएई है कहाँ, तो यूएई ये है हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ईरान, ये इराक और ये पूरा रीजन को बोला जाता है गल्फ। और ये रेड वाला है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप लोग ये देख लीजिएगा, सऊदी अरेबिया, ये है यमन, ये ओमान, ये यूएई, ये स्टेट ऑफ हार्मुज, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये पर्सियन गल्फ। यहाँ पे अभी एक चाइना बना रहा था पोर्ट जो इम्पोर्टेंट हो गया था कि इसको बाद में रोक दिया गया अमेरिका के द्वारा। यूएई में बना रहा था, बाद में रोक दिया, अब इस समय बंद है। इसलिए स्टेट ऑफ हार्मुज ये वाला इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच में है, तो यूएई और ईरान के बीच में। ये है गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ। आप बाकी सब ध्यान रखिएगा। ये है इराक, ये है कतर देश, ये जो देश दिख रहा है ये है कतर, ये छोटा देश है बहरीन, ये है कुवैत। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे यूएई के हिस्ट्री के बारे में। तो 1972 से पहले यूएई 7 देशों में विभक्त था, जिसमें सबसे बड़ा देश अबू धाबी था। इसके अलावा दुबई, शारजा, रस अल खमिया, अजमान, फुजरिया, ये ऐसे ऐसे 7 देशों में विभक्त था। 1972 में जो शेख जायद होते हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि सातों जो ये जजीरे हैं इनको बोला जाता है वहाँ पे जजीरा, इन सातों जजीरों को एक होकर एक मुत्तहिदा देश बनाया जाए जिसको बोला जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूएई बनाया जाएगा। ये सातों देश हैं, आप लोग अगर देखना होगा देख लीजिए, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजरिया, रस अल खमिया, अल कुमैन। ये सातों देश हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ऐसे डाल दिया कि आप लोगों की जानकारी के लिए। 1972 में ये देश में, जब 1972 में वजूद में आया, तो 1972 में वही तब भारत ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया। 1975 में जब शेख जायद हैं इस पूरे देश के, इसके जो हेड हैं वो जायद फैमिली है जो अबू धाबी के प्रिंस हैं। तो शेख जायद 1975 भारत आते हैं और एक एग्रीमेंट साइन होता है, कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सांस्कृतिक सहयोग समझौता साइन होता है 1975 में। उसके बाद 76 में क्या होता है कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हमारे 1976 में उस समय प्रेसिडेंट थे, वो विजिट करते हैं यूएई की। हमारा पहला कोई स्टेट विजिट था प्रेसिडेंट का। उसके बाद क्या होता है 1981 में, ये हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर विजिट था, शिखर सम्मेलन, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1981 में यूएई की विजिट करती हैं। फिर 1989 में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट शामिल होता है, साइन होता है, सिविल एविएशन एग्रीमेंट 1989 में। उसके बाद 1992 जब आता है तो एक हिस्टोरिक मोमेंट आता है नरसिम्हा राव सरकार में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटीएए, ये साइन होता है नरसिम्हा राव सरकार में। नरसिम्हा राव सरकार के समय डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ये होता है कि दो दो जगहों पर किसी उद्यमी को टैक्स ना देना पड़े। ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इंडिया और यूएई रिलेशन में बड़ा था।
उसके बाद हमारे साथ कई और होते हैं, जैसे 2000 में एक इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 2003 में हमारे प्रेसिडेंट अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब यूएई जाते हैं और वहाँ पे एक डिफेंस रिलेशन स्थापित होता है और एक कमेटी स्थापित की जाती है, ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। ये 2003 में जब हमारे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट साहब जाते हैं उस समय यह स्थापित की जाती है। उसके बाद जो जैसे ये एरिया है अबू धाबी, तो ये जो दुबई है, यहाँ के भी प्रिंस ये स्वायत्त प्रिंस होते हैं। ऐसा नहीं कि, लेकिन जो पूरा देश में एक है लेकिन स्वायत्तता है। तो जो दुबई के प्रिंस हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। वो इंडिया विजिट करते हैं 2007 में और भारत का ट्रेड लगातार उस समय ग्रोथ होने लगती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ कोई बड़ा मंत्री विजिट नहीं करता है, मतलब प्रधानमंत्री लेवल का विजिट नहीं होता है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के आने बाद लगभग इंदिरा गांधी के बाद 34 साल बाद 2015 में कोई प्राइम मिनिस्टर यूएई जाता है। 2015 में नरेंद्र मोदी के आने बाद यूएई गए। फिर 2016 में जो वहाँ के हेड हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायद, इनको बोला जाता है एम्बिजड, वो आते हैं, ये क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के। ये इंडिया आते हैं। उसके बाद फिर 2017 में इंडिया आते हैं और 2017 के में रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं। मोदी जी 2014 में जीतने के बाद 2015 में गए, फिर 2018 में जाते हैं यूएई। फिर उसके बाद 2019, मतलब पिछले अपने पहले कार्यकाल के 5 सालों में 3 बार यूएई विजिट करते हैं। और 2019 में जब यूएई में जाते हैं तो उनका यूएई का जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है शेख जायद सिविलियन सिविलियन अवार्ड, ये वहाँ का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, वो मोदी जी को दिया जाता है। इसी समय एक मंदिर का शिलान्यास किया जाता है यूएई में, जो मिडल ईस्ट एरिया में हिंदू मंदिर, पहला हिंदू मंदिर था जो यूएई में बनाया जा रहा है, जिसको 2022 इसी साल दिवाली के टाइम से खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। ये हिस्टोरिक मोमेंट थे अभी तक के इंडिया और यूएई के रिलेशन में। अब हम लोग ये देखेंगे कि यूएई के लिए, भारत के लिए यूएई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है यूएई भारत के लिए। तो जो ये मिडल ईस्ट एरिया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, 30 लाख भारतीय रहते हैं सऊदी अरेबिया में। उसके बाद 28 लाख रहते हैं यूएई में। एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया है एक रिपोर्ट की कि कुछ सालों में यूएई पार कर जाएगा सऊदी अरेबिया को भी, क्योंकि भारतीय यूएई को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस समय। ये थोड़ा पुराना डाटा है 2016 का, इस समय भी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो 28-30 लाख के आसपास ही है यूएई भारतीय जो रहते हैं। और वो भारतीय जो यूएई में रहते हैं वो भारत में रेमिटेंस भेजते हैं। और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। रेमिटेंसेस मतलब जो भारतीय बाहर रहे हैं और वो वहाँ से कमा के भेजे हैं, इसको बोला जाता है रेमिटेंसेस। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस समय $83 बिलियन 2020 पैंडेमिक के बावजूद 2019 में $83 बिलियन भारत ने प्राप्त किए, जो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम है, लगभग पिछली बार की अपेक्षा 0.2। पैंडेमिक में नेगेटिव ग्रोथ अगर 0.2 थी तो सही है, इसमें हम लोगों ने अच्छा काम किया है, लगभग $83 बिलियन रेमिटेंसेस प्राप्त किए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग यूएसए को, लगभग 17% एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं यूएई को, लगभग 10% के आसपास। मतलब हमारा एक्सपोर्ट का, टोटल एक्सपोर्ट का 10% केवल यूएई में एक्सपोर्ट होता है, इसलिए हमारा लिए यूएई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और टोटल इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा टोटल इंपोर्ट में लगभग 17%, 17.5% चाइना से है, 7.5% यूएसए से, और लगभग 6.5% हम लोग यूएई से। थर्ड हमारा सबसे बड़ा टॉप इंपोर्टर है यूएई। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऑयल एनर्जी, क्रूड ऑयल एनर्जी जो एक्सपोर्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो यूएई से ही करते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, इन मिडल ईस्ट रीजन से हम लोग, हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसलिए हमारे लिए यूएई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया और यूएई का ट्रेड। इसमें आप लोग देखिएगा कि
एक्सपोर्ट टू यूएई 2017-18 में $28 बिलियन, इंपोर्ट था $21 बिलियन, 2018-19 में $30 बिलियन था हमारा एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट 29। लेकिन क्या हुआ, पिछले 3 सालों से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट लगातार वही से बढ़ता जा रहा है। 2020-21 जो पैंडेमिक टाइम हमारा इंपोर्ट लगभग $26 बिलियन और $16 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट रहा, जिससे हमारा जो ट्रेड सरप्लस था लगभग यहाँ देखिए 6.4, 0.3, हमारा ये ट्रेड सरप्लस अब ट्रेड डेफिसिट बन गया है, और छोटा मोटा नहीं, $10 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट बन गया है। ये इसको मैंने उठाया है, जो हमारी एमईए गवर्नमेंट है उसके साथ। ये ग्रोथ देखिए कि लगातार ग्रोथ कम हो रही है और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है लगातार अब निगेटिव जा रहा है। 2019 में निगेटिव, 2021 का जो अभी अगले 9 महीने का अप्रैल से अक्टूबर तक का डाटा, उसमें भी निगेटिव ही है, हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। अब जो ट्रेड डील साइन हुए है इंडिया और यूएई के बीच, जिसका नाम रखा गया है सेपा, उससे भारत को क्या फायदा होता है इस बारे में देखेंगे, और क्या इंपोर्ट करता है, कौन सा चीज भारत इंपोर्ट करता है यूएई से और क्या एक्सपोर्ट करता है, जिससे यूएई को और इंडिया को क्या फायदा होगा, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या फायदा होगा। तो हम लोग यूएई से जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम गैसेस इंपोर्टेंट करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। वहाँ से गोल्ड और डायमंड इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो 5 चीज़ें सबसे बड़ी है, वो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैसेस, डायमंड, गोल्ड और अदर पेट्रोलियम ऑयल्स, ये 5 चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूएई से, जो मेजर इंपोर्ट फ्रॉम यूएई हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो हम लोग उसमें करते हैं, जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं उसको प्रोसेस करके, जैसे हमारी जामनगर रिफाइनरी है तो उसको प्रोसेस करके यूएई सेंड कर देती है। सेकंड जो एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी, हमारी जो मेनली पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड पेट्रोलियम, फिर ज्वेलरी, ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। फिर मोबाइल फ़ोन और कंपोनेंट, उसके बाद जो अल्फामा डायमंड। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, और इंजीनियरिंग गुड्स के अलावा हमारे जो आयरन स्टील में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना को करते हैं, उसके बाद हम यूएई को ही करते हैं। अब जो ये सेपा साइन हुआ है उससे क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में हम लोग देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इससे क्या भारत को फ़ायदा हो रहा है। ये जो पिछला दशक है, इस दशक में भारत का ये पहला एफटीए है, किसी भी देश के साथ भारत का पहला एफटीए है, और ये सबसे फास्टेस्ट एफटीए भी है, क्योंकि ये केवल 3 मंथ में साइन किया गया है। जबकि ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ लगभग 10 सालों से बात चल रही है, यूके के साथ लगभग 5 सालों तक बात चल रही है, अभी तक साइन नहीं हो पाया। ये 3 मंथ में साइन हुआ है, और ये मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में पहला एफटीए है। भारत का मिडल ईस्ट रीजन में पहला एफटीए है, और ये सेलिब्रेट कर रहा है जो भारत का 75 साल हुआ आज़ादी को, 1947 से 2022, और इसके फाउंडेशन को यूएई के 1972 से 2022, इसके 50 साल इसको सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये जो ट्रेड डील साइन हुई है, ये बहुत चीज़ों को समेट रही है। इसमें गुड्स है, सर्विसेज भी साथ साथ हैं, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी, इनका फ्री फ्लो होगा। कोई भी तरह की कैसे भी रोका नहीं जाए, किसी भी तरह का ड्यूटी इम्पोज नहीं किया जाएगा। अब जो इसमें इस इंडिया यूएई का जो ये सेपा साइन हुआ है, इससे क्या क्या उम्मीदें हैं भारत को। इसमें उम्मीद है कि अगले भारत 5 सालों में लगभग $100 बिलियन का, जो ये $60 बिलियन है, इसको 100 अगले 5 सालों में करना है बायलेटरल ट्रेड। और हमारे सर्विसेज जो हैं इसको लगभग $15 बिलियन करना है। उसके अलावा जो हमारे एग्री प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे आम वाम हम लोग भेजते हैं, चावल भेजते हैं, मंसूरी चावल और वो बासमती चावल भेजते हैं, उस चावल में हम एडिशनल $885 मिलियन का एडिशनल एक्सपोर्ट करने के लिए, और हम लोगों के लिए ये नए नए ट्रेड रूट भी अनलॉक करेगा। खास करके जैसे हम लोग यहाँ से तो सऊदी अरेबिया के साथ हम लोगों का एफटीए साइन हो सकता है, कुवैत, इराक, कुवैत, बहरीन, ये सब के लिए दरवाजे खोलता है।
और ये जो साइन हुआ है इंडिया यूएई का सेपा, ये बहुत ही व्यापक है। इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन है कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया। इसमें आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसमें डिजिटल ट्रेड है। इसमें कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है, उसके सेटलमेंट के लिए टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर लगा दिया जाता है। सर्विसेज है इसमें। इसमें बहुत ही व्यापक तरीके से ये 10 पॉइंट्स गवर्नमेंट जो बताए हैं, ये 10 पॉइंट को शामिल किया गया है। आप ये लोग एक बार देख लीजिएगा और आपको जरूरत लगे तो 10 पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये बहुत ही व्यापक है। और इसमें आप सेपा में 0% ड्यूटी, जिससे भारत के 90% एक्सपोर्ट को फायदा होगा। अब देखें कौन कौन सा एरिया है जो फायदा होगा। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 है, एक और ये वो एरिया हैं जिनसे रोजगार है। इंडिया लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब जिनसे रोजगार लोगों को मिलेगा, ये रोजगार प्रदाता इंडस्ट्री हैं। इसलिए इनको ग्रोथ, भारत के लिए बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो सकती है। तो इसमें जो 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है ज्वेलरी। सबसे ज़्यादा जो हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है वो ज्वेलरी में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में और उसके बाद फार्मास्यूटिकल, इन तीनों में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ टेक्सटाइल, लेदर फुटवियर, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे हमारे आम वहाँ पे बहुत मतलब मांग है, हमारे बासमती चावल की मांग है, इन सब का भी एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। इसमें हम लोगों की आशा के मुताबिक लगभग $26 बिलियन का जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता था, उसमें 5% यूएई द्वारा ड्यूटी इम्पोज की जाती है। उससे भारत के इन्वेस्टर को, साथ साथ भारत के जो उद्यमी हैं उनको फायदा होगा एक्सपोर्ट में। और यूएई ने प्लेज किया है कि अगले कुछ सालों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना में लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई। अब ये देखेंगे कि एक एक सेक्टर को कैसे कैसे फायदा हुआ। तो जो आपको 3 मेजर सेक्टर बताओ वो बताऊंगा। इसमें जो पहला सेक्टर है वो टेक्सटाइल, इसका अगले 5 सालों में $2 बिलियन एक्सपोर्ट का आशा किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा आपको बताया मेजर सेक्टर, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी फार्मास्यूटिकल में। इसमें अगले 5 सालों में 1 बिलियन का आशा की जा रही है। और ये एफटीए साइन होने के बाद हमारे जो वहाँ से मेडिकल डिवाइसेस की मांग है वो बढ़ेगी। उसके बाद आपको पहला बताया था ज्वेलरी, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और तीसरा बताया था मेडिकल डिवाइसेस फार्मा। अब देखेंगे इंजीनियरिंग की आशा की जा रही है कि 2021-22 में 5 बिलियन तक हम लोग इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट करें और 2026-27 तक लगभग $9.2 बिलियन, लगभग $10 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट हो जाए। जो थर्ड आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर में उम्मीद की जा रही है 2023 तक लगभग हम लोग का एक्सपोर्ट हो जाएगा 10 बिलियन एक्सपोर्ट टू यूएई। केवल ज्वेलरी 10 बिलियन, ये उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर कुछ सेक्टर हैं और बेनिफिट होंगे, वो हमारे जैसे लकड़ी उद्योग है, हमारे जो खेल उद्योग है, उनके सामानों का भी साथ साथ फायदा होगा एक्सपोर्ट में। उसका हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो हम लोग गाड़ियाँ बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु चेन्नई में जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उनके एक्सपोर्ट में लगातार फायदा होगा। आप लोगों के साथ मैंने लगा दिया है इन्फोग्राफिक्स, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप लोग को पहले ही बता दिया कि लगभग एडिशनल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 850 मिलियन का अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट की उम्मीद की जा रही है। और लेदर और फुटवियर का 130 मिलियन अगले 5 सालों में एडिशनल इंक्रीज है एक्सपोर्ट में, जो अभी तक चल रहा है। उसके अलावा ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और उसके अलावा हमारा जो प्लास्टिक सेक्टर है, इसकी उम्मीद की जा रही है कि हमारे इसमें ग्रोथ होगा, लगभग 1.3 बिलियन का प्रोजेक्टेड है कि इतना भारत का इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट पर ये प्लास्टिक सेक्टर में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप लोग कमेंट करें, साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।